आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फाउंडिंग फादर ऑफ बांग्लादेश बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान के बारे में। आज उनकी 106वीं जयंती है। 1920 में आज ही के दिन उनका जन्म हुआ था और उन्हीं की वजह से ही बांग्लादेश को आज़ादी मिली थी। कौन थे ये बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान, इनके बारे में जानेंगे। इनके बारे में जानेंगे कि ये कैसे इन्होंने आगे चल के जब बंटवारा हुआ तो जब ईस्ट पाकिस्तान में गए तो उसके बाद कैसे उन्होंने क्या बोलते हैं, उन्होंने कैसे है ना बांग्लादेश की आज़ादी के लिए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल किया। मतलब ईस्ट पाकिस्तान के लिए 1948 से लेके 1971 तक काफ़ी ज़्यादा अच्छे से स्ट्रगल किया और 1971 आते आते ईस्ट पाकिस्तान अलग होकर बांग्लादेश बन गया था। तो इनके बारे में जान लेंगे। तो शुरुआत करने से पहले आप सबको बता दूं कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और वीडियो को पूरा आखिरी तक देखा करें। तो देखिए, शुरुआत करते हैं इनकी अर्ली लाइफ से। तो बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान जो है, इनको बंग बंधु बोला जाता है। बंग बंधु यानी बंगाल के दोस्त या बंगाल के भाई, फ्रेंड ऑफ बंगाल। अब देखिए, इनका जो जन्म है वो 20 मार्च इनका जो जन्म है वो 17 मार्च 1920 को ईस्ट पाकिस्तान के गोपालगंज के तुंगीपारा में हुआ था, जो आज के बांग्लादेश में पड़ता ही है। तुंगीपारा एक छोटा सा गांव है, वहाँ पे हुआ था। और ये शेख लुफ्तुर रहमान के बेटे थे। शुरुआती पढ़ाई इन्होंने वहीं से ही की, क्या बोलते हैं, तुंगीपारा के स्कूल से। तुंगीपारा के स्कूल से जब पढ़ाई की तो उसके बाद क्या हुआ कि ये पढ़ाई कर ही रहे थे कि बीच में उसके बाद क्या हुआ, जो इनके पिताजी थे वो कोर्ट क्लर्क थे। लेकिन जब ये आगे चल के बड़े हुए तो फिर इनकी 13 साल में शादी हो गई थी। फजीतुल्ला निसा मुजीब से इनकी शादी हुई थी और इनके बेटे हुए थे, 3 बेटे और 2 बेटियां थी। और 15 अगस्त 1975 को बांग्लादेश में तख्ता पलट हो गया था, तो इनकी हत्या कर दी गई थी और इनके पूरे परिवार की। इनकी 2 बेटियां थी, बच गई थी, शेख हसीना और शेख रेहाना। तो क्योंकि वो जर्मनी में थी तो इसलिए वो बच गई थी। तो अब देखिए, अब उसके बाद क्या हुआ, शुरुआती पढ़ाई वहाँ पर हुई, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि बीच में इनकी आंखों की सर्जरी हो गई थी, तो इसकी वजह से इनको स्कूल छोड़ना पड़ा था। लेकिन उसके बाद वापस से इन्होंने चालू किया, बाद में इंटरमीडिएट किया। इंटरमीडिएट करने के बाद से फिर है ना इन्होंने कॉलेज में एडमिशन ले लिया ढाका यूनिवर्सिटी में, और वहाँ से फिर बीए इन हिस्ट्री कर लिया। बीए इन हिस्ट्री किया तो फिर उसके बाद क्या हुआ, बंगाल मुस्लिम लीग, उस समय जो इनको पॉलिटिक्स में एक्टिव होना ही था, तो उस समय क्या हुआ कि ये पॉलिटिक्स में एक्टिव रहे। पॉलिटिक्स में एक्टिव होने के बाद क्या हुआ कि जब इधर पॉलिटिक्स में एक्टिव हुए तो उसके बाद इधर से उन्होंने फिर काफ़ी सारे मूवमेंट किए। फिर उसके बाद क्या हुआ, 1945 से आते आते क्या हुआ, वर्ल्ड वॉर 2 भी खत्म हो गया। अब इधर 1940 से तो वैसे ही है कि पाकिस्तान बनने की मांग हो ही रही थी। मोहम्मद अली जिन्ना ने बोल दिया था कि नहीं, अलग पाकिस्तान होना चाहिए लोगों के लिए। तो अलग पाकिस्तान होने की बात बोली गई थी और इसकी वजह से क्या हुआ था, ये 2 नेशन थ्योरी को जिन्ना की सपोर्ट किया था शेख मुजीब ने। उन्होंने बोला था हाँ, होना तो चाहिए अलग पाकिस्तान। उनको भी ऐसा लग रहा था कि शायद मुस्लिमों को यहाँ पे नहीं देखा जा रहा है। तब इसके बाद क्या हुआ कि काफ़ी काफ़ी सारी चीज़ें हुई। मैंने पार्टीशन ऑफ इंडिया पे भी बनाया हुआ है, डायरेक्ट एक्शन डे, नोआखाली राइट्स, इन सब पे भी वीडियोस बनाए हुए हैं, तो आप चाहे तो देख सकते हो उन पे। तो देखिए, अब उसके बाद क्या हुआ कि ये सारी चीज़ें हुई। अब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ, उसके बाद कई सारे प्लान आए, क्रिप्स मिशन प्लान, कैबिनेट मिशन प्लान, सब फेल हो गया। जिन्ना ने बाद में डायरेक्ट एक्शन डे लॉन्च कर दिया 16 अगस्त 1946 को। 16 अगस्त 1946 को जब डायरेक्ट एक्शन डे लॉन्च किया तो वहाँ पे नोआखाली में भी दंगे हुए। उसके बाद डायरेक्ट एक्शन डे हुआ, कई लोगों की जाने गई। और उसके बाद क्या हुआ, 1947 में पाकिस्तान बन गया, पाकिस्तान को बंटवारा हो गया भारत पाकिस्तान का, और 15 अगस्त को आज़ादी मिल गई भारत को। ऐसे में अब जब देखिए भारत को आज़ादी मिली तो उसके बाद हुआ क्या कि पाकिस्तान तो 2 भागों में बट गया था, एक ईस्ट पाकिस्तान और एक वेस्ट पाकिस्तान। अब जो मेजोरिटी जो बंगाल की आई थी, जो बंगाली मुस्लिम थे ईस्ट पाकिस्तान में, तो ज़्यादातर तो वो बंगाली बोलते थे। तो ये थोड़े रंग में इतने साफ नहीं थे, तो बांग्लादेशी ये जो वेस्ट पाकिस्तानी थे ना, इनको काला काला कह के बुलाते थे। तो उसके बाद क्या हुआ कि ये सारी चीज़ें। अब इसके बाद 21 फरवरी 1948 को जब मोहम्मद अली जिन्ना ने ढाका का दौरा किया तो जिन्ना ने साफ साफ कह दिया कि ईस्ट पाकिस्तान की जो लैंग्वेज होगी अब से उर्दू ही चलेगी, ऑफिशियल लैंग्वेज। बंगाली कुछ नहीं चलेगी, अब जाके सीधे उर्दू ही चलेगी।
तब उसके बाद उन्होंने ढाका किया, मुजीबुर रहमान इसके खिलाफ खड़े हुए, उन्होंने इसको लेके काफ़ी सारे प्रोटेस्ट किए। अब देखिए 1948 से लेके 1970 तक ये काफ़ी समय तक जेल गए और उसके बाद क्या हुआ, जेल जाने के बाद भी क्या हुआ कि इन्होंने काफ़ी समय तक जेल गई है, बार बार जेल में जाते थे, जेल से छूटते रहते थे। तब देखिए उसके बाद क्या हुआ कि कई सारी इन्होंने रैलियां निकाली। अब उसके बाद लोगों को ढाका यूनिवर्सिटी में जो जो जिसके खिलाफ लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, छात्र आंदोलन कर रहे थे, तो उनको सपोर्ट किया सबसे ज़्यादा। फिर उसके बाद क्या हुआ कि इन्होंने सोहरावर्दी के साथ काफ़ी ज़्यादा इन्होंने क्लोजली काम किया। सोहरावर्दी जो उस समय डायरेक्ट एक्शन डे के समय जो बंगाल के हेड थे, उनके साथ इन्होंने काफ़ी क्लोजली काम किया। अब 1949 में क्या हुआ कि इन्होंने आवामी मुस्लिम लीग की स्थापना कर दी, एक अलग पार्टी की स्थापना कर दी, आवामी मुस्लिम लीग। अब उसके बाद क्या हुआ कि फिर कई जगहों पे है ना, फिर उसके बाद ये जब लियाकत अली के खिलाफ भी ये खड़े हुए कई बार इलेक्शन में। लियाकत अली कई जगह पे तो इन्होंने नंगे पाँव रैली करी कि है ना, वो बिना चप्पल पहने गए और हर जगह जगहों पे जाके रैली की। राष्ट्रभाषा संग्राम के नाम से एक मूवमेंट भी चलाया उन्होंने, काफ़ी सारे प्रोटेस्ट किए। तब इसके बाद क्या हुआ कि अब 1956 आते आते क्या हुआ कि इन्होंने क्या किया कि जब 1956 आते आते यहाँ पे फिर बांग्लादेश में, ईस्ट पाकिस्तान में आज़ादी मिल गई। मैं बांग्लादेश बोल रहा हूँ बार बार, आप ईस्ट पाकिस्तान ही समझिए अभी, क्योंकि अभी बांग्लादेश प्रॉपर बना नहीं है। तभी ईस्ट पाकिस्तान में फिर है ना ये बोल दिया गया कि ठीक है कि हम आपको वहाँ पे उर्दू लैंग्वेज को कंपलसरी, उर्दू को कंपलसरी नहीं करेंगे, आपको बंगाली चाहिए तो आप बोल लीजिए। अब उसके बाद क्या हुआ, इधर पाकिस्तान में भी काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी चली रही थी। 1956 से लेकर 1958 तक एक के बाद एक प्रधानमंत्री भी बार बार इधर से उधर बदले जा रहे थे, काफ़ी कुछ हो रहा था। तब इसके बाद क्या हुआ कि, और ये देखिए उसके बाद आपको एक और बात बता दूं कि है ना, ये पाकिस्तान की लेजिस्लेटिव असेंबली में भी कई बार खड़े हुए। लाहौर में जब है ना इन्होंने इलेक्शन हुए थे, लाहौर में भी खड़े हुए असेंबली में, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में। जब पाकिस्तान का संविधान बना तो उसमें भी इनका हाथ रहा। फिर उसके बाद काफ़ी सारी चीज़ें की इन्होंने, और उसके बाद करते करते ऐसे करते गए। लेकिन 7 अक्टूबर 1958 का की सबसे काली रात थी, जब अयूब खान ने सब कुछ सस्पेंड कर दिया, पूरे देश में मार्शल लॉ लगा दिया, काफ़ी है ना, पूरा पाकिस्तान का कंट्रोल उन्हीं के हाथ में आ गया। एक तरह से वो पाकिस्तान के डिक्टेटर हो गए। अब देखिए उसके बाद क्या हुआ कि जब वो पाकिस्तान के डिक्टेटर हुए, इधर है ना मुजीबुर रहमान भी है ना काम कर ही रहे थे अपना, सारी चीज़ें कर रहे थे। तब उसके बाद क्या हुआ कि फिर है ना 1963 में भी है ना इनको क्या हुआ कि है ना इलेक्शंस के खिलाफ इधर जेल में डाल दिया गया। इलेक्शन लड़े थे इन्होंने, वापस से इलेक्शन हुए थे, तो उसके खिलाफ उनमें वहाँ पे है ना क्या हुआ कि है ना, वहाँ पे है ना बंगाल में है ना इन्होंने सपोर्ट किया था कि जो बंगाली मुस्लिम लीग थी, जो पाकिस्तान से जो अयूब खान के खिलाफ जो खड़े हुए थे, उन लोग को सपोर्ट किया, तो उसकी वजह से वो जेल भी चले गए। तब उसके बाद क्या हुआ, जब जेल चले गए, फिर इसी बीच क्या हुआ कि 1963 में सोहरावर्दी की मृत्यु हो गई। जब सोहरावर्दी की मृत्यु हो गई तो इन्होंने अपनी पार्टी का नाम जो रखा था आवामी मुस्लिम लीग, उससे मुस्लिम शब्द हटा दिया, क्योंकि उनको ऐसा था कि नहीं, हर किसी का स्वागत है, कोई भी हो, चाहे वो हिंदू हो मुस्लिम हो। क्योंकि देखिए मुजीबुर रहमान की 4 पॉलिसी थी। देखिए मुजीबिज्म बोला जाता है जिसको, सोशलिज्म, डेमोक्रेसी, सेक्युलरिज्म और एक और क्या याद नहीं आ रहा है, एक पॉलिसी और की जिसको मुजीबिज्म बोला जाता है। जैसे जवाहरलाल नेहरू का था ना, सेम मुजीबुर रहमान का भी वही था। तो इन सब के खिलाफ ये काफ़ी समय तक प्रोटेस्ट करते रहे। अब उनको क्या लग रहा था कि है ना, वो काफ़ी ज़्यादा ऑटोनॉमी की भी डिमांड कर रहे थे, वो काफ़ी सारी चीज़ों की। अब देखिए बंगाली भाषा तो ख़त्म हो गई, काफ़ी सारी चीज़ों के इसके खिलाफ भी प्रोटेस्ट कर रहे थे कि है ना, इतने वो भर भर के रिसोर्सेज लेके जाते थे और उनको कुछ मिलता नहीं था। तब इसके बाद क्या हुआ कि अब 1968, लेकिन आपको पता है एक टाइम पे ऐसा आ गया था कि है ना, इन्होंने कम्युनिज्म को भी नहीं चुना, कुछ नहीं चुना, इन्होंने सोशलिज्म चुना कि है ना, हर किसी का स्वागत है, मतलब वो सबके लिए करना चाहते थे, भला करते थे सबका। लेकिन बाद में इस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी हुआ कि नहीं, मुजीबुर रहमान का जो ये सोशलिज्म है वो ये काफ़ी ज़्यादा बांग्लादेश को बर्बाद भी कर रहा है। तो इस वजह से फिर है ना, ये इन्होंने मना कर दिया कि नहीं, ऐसे तो चलेगा नहीं। और काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ को लेकर क्रिटिसिज्म भी होता है, लोग काफ़ी ज़्यादा इनको कंट्रोवर्सी होती है इनकी कि नहीं, ये जो कर रहे हैं वो सही नहीं है। वो सारी चीज़ें भी देखेंगे। अब उसके बाद क्या हुआ कि 1966 में क्या हुआ, इन्होंने 6 पॉइंट मूवमेंट शुरू कर दिया।
6 पॉइंट मूवमेंट जब इन्होंने शुरू कर दिया तो उसके बाद हुआ क्या, जब मतलब उसमें क्या था कि है ना भारत का की जो ईस्ट पाकिस्तान की लैंग्वेज है, लैंग्वेज तो आपने ठीक है आपने हटा दिया कि उर्दू नहीं चलेगी, तब ठीक है बंगाली बोल सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी पहली चीज़ क्या होगी, करेंसी होनी चाहिए उनकी खुद की। फिर उसके बाद दूसरा फेडरल गवर्नमेंट होना चाहिए उनका खुद का। फिर उनका जो फॉरेन रिजर्व और ये सारी चीज़ें वो सब उनके पास रहेगा, उनकी गवर्नमेंट वहाँ से हैंडल करेगी। फिर चौथा पॉइंट क्या था, अब जब चौथा पॉइंट जो बोला गया कि नहीं, और जो इसमें जितने भी है ना क्या बोलते हैं, जो भी है ना जो ऐसे मामले हैं जिन्हें ईस्ट पाकिस्तान के लोग ही समझ सकते हैं, जो ईस्ट पाकिस्तान के लोगों के हित में, उसमें वेस्ट पाकिस्तान की सरकार टांग नहीं अड़ाएगी और उन्हीं को ही है ना देखना पड़ेगा, मतलब वो वही देखेंगे। फिर पांचवा पॉइंट एक और क्या कि हमारी खुद की आर्मी रहेगी, खुद की मिलिट्री रहेगी, खुद का सब कुछ रहेगा और हमारे हथियार रहेंगे, जो भी इनको सप्लाई होगी, कई सारी चीज़ें होगी और ये सब हमारे ही रहेगा, सब ईस्ट पाकिस्तान करेगा। छठवा कि है ना जो वेस्ट पाकिस्तानी है ना, जो यहाँ पे है ना जो रिसोर्सेज है, वो उन्होंने बोला कि प्रॉपर हमको ऑटोनॉमी चाहिए, एक तरह से स्वायत्तता चाहिए, एक तरह से अलग स्टेटस चाहिए कि है ना आप एक राज्य है और एक राज्य की मतलब ईस्ट पाकिस्तान के, भले हम वेस्ट पाकिस्तान के एक स्टेट है, लेकिन हमको एक अलग राज्य ही चाहिए और राज्य के हिसाब से ये ना हम अपना मंत्री सब यहाँ पे यही चुनेंगे। इस तरीके की 6 डिमांड्स रखी गई थी। अब देखिए पाकिस्तान, आपको लगता है कि ये सारी डिमांड्स बर्दाश्त करेगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये पॉइंट मूवमेंट को सुन के पाकिस्तान भी है ना बहुत छक्का रह गया होगा कि अरे ये ऐसे कैसे हो गया, मतलब ये बात कैसे बोल दी इन्होंने। तब इसके बाद क्या हुआ कि इन्होंने मना कर दिया। तो फिर अब देखिए बाद में आगे चल के यही काम आया, क्यों? क्योंकि अब एक टाइम के बाद ऐसा हो गया था कि है ना अब इनको फिर है ना 1967 आते आते अब इन्होंने तो साफ साफ बोल दिया कि नहीं अब हमको बांग्लादेश ही चाहिए, अब अलग देश लेके ही हम रहेंगे, क्योंकि अब वेस्ट पाकिस्तान में तो देखिए अब कुछ मिलने वाला तो है नहीं हमको, अब बांग्लादेश चाहिए। इन्होंने बांग्लादेश की ही मांग कर दी अलग से। तब इसके बाद क्या हुआ कि 1968 में क्या हुआ, पाकिस्तान में भी इधर एंटी अयूब मूवमेंट शुरू हो गया। एंटी अयूब मूवमेंट शुरू हुआ तो उसके बाद क्या हुआ कि जब एंटी अयूब मूवमेंट शुरू होने के बाद में सब उस समय भी क्या हुआ था कि है ना ऐसा बोला जाता है, और ये बाद में काफी जगह के इनके ऊपर अगरतला कॉन्स्पिरेसी के तहत इनको वापस से जेल में डाल दिया गया 1968 में। अगरतला कॉन्स्पिरेसी क्या थी कि जो भारत में एक राज्य त्रिपुरा और त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला, तो अगरतला में ऐसा मतलब ये आए थे और इन्होंने भारत सरकार से है ना इस बारे में बातचीत की थी कि है ना वो आगे चल के अपनी सरकार को कैसे बना सकते हैं, ईस्ट पाकिस्तान में इलेक्शन लड़के, और वहाँ की सरकार कैसे इनको है ना सपोर्ट करेगी या नहीं करेगी। और ये काफ़ी समय तक एक प्रूव भी हुआ था। फिर जब इनको मुजीबुर रहमान को जब जेल में डाल दिया गया तो पूरी पब्लिक प्रोटेस्ट कर रही थी कि मुजीबुर रहमान को रिहा करो रिहा करो। तो देखिए सारे चार्जेस ड्रॉप कर दिए गए और इनको छोड़ना ही पड़ा। देखिए पब्लिक के सामने तो क्योंकि किसी की चलती नहीं है। तब उसके बाद क्या हुआ कि ये सारी चीज़ें हो गई। अब उसके बाद फिर उसके ये अब इन्होंने क्या हुआ, फातिमा जिन्ना को सपोर्ट किया था अयूब खान के खिलाफ जो खड़ी हुई थी, तो इसके लिए भी इनको जेल में डाल दिया गया बाद में। अब देखिए उसके बाद क्या हुआ कि अब फातिमा जिन्ना ये मोहम्मद अली जिन्ना की ही बहन थी, तो इनको सपोर्ट किया गया था जो अयूब खान के खिलाफ खड़ी हुई थी। अब इसके बाद क्या हुआ कि अब 1970 आते आते क्या हुआ कि अब अयूब खान को इस्तीफा देना पड़ गया। अब यहाँ पे क्या हुआ कि 1970 में क्या हुआ कि बंगाल की खाड़ी में आया चक्रवाती तूफान भोला। आप देखिए अब वेस्ट पाकिस्तान ने यहाँ पे है ना एकदम ईस्ट पाकिस्तानियों को है ना मरने के लिए छोड़ दिया कि छोड़ दो इनको, कुछ मतलब नहीं है। देखिए अब इस तरीके की बात चीजें होती है ना, तो देखिए राज्य सरकारें तो अपनी तरफ से कोशिशें करती है, अगर कोई इस तरीके की कोई आपदा आती है, कोई मुसीबत आती है तो लेकिन वेस्ट पाकिस्तानियों ने बोला कि नहीं उनकी गलती से, अब देखो इसमें भी उनकी गलती निकाल दी उन्होंने। तब देखिए अब यहाँ पे अब देखिए उनका ये कहना, ईस्ट पाकिस्तानियों का ये भी कहना था कि है ना अब आपने ये जो कुछ भी किया है वो सही तो थोड़ी ऐसे थोड़ी ना चलेगा कि नहीं आपने जो कुछ भी किया है कि वो गलत किया है, गलत है ऐसे में तो, क्योंकि देखिए केंद्र सरकार से भी उम्मीद की जाती है कि वो भी कुछ करे। इवन अमेरिका यूके जितने पूरी दुनिया में दानवीर बने फिरते हैं, लोगों के सामने ढिंडोरा पीटते हैं हम करेंगे, कोई वो भी नहीं करने आए कुछ भी। एक तरह से ईस्ट पाकिस्तानियों को अपने हाल पे छोड़ दिया गया, तो उनका भी सही कहना था। तो फिर ऐसे में क्या हुआ कि अब इसी के बाद क्या हुआ कि दिसंबर 1970 में इलेक्शंस हुए, वहाँ पे नवंबर के बाद ही चुनाव हुए। अयूब खान इस्तीफा दे चुके थे, याया खान आ चुके थे, पाकिस्तान की सत्ता जुल्फिकार अली भुट्टो के हाथ में आ चुकी थी।
अब दिल थाम के बैठेगा। जब इलेक्शन यहाँ पर आए, इलेक्शन के रिजल्ट काउंट हुए, तो पाकिस्तान की पीपीपी और है ना अवामी लीग, ये दो पार्टियां एक साथ मिलकर लड़ रही थी। तो उसके बाद हुआ क्या, कौन जीता यहाँ पे, जुल्फिकार अली भुट्टो की जगह है ना यहाँ पे 300 में से 166 सीटें आवामी लीग ने जीत ली। सोचिए, इतनी सारी सीटें जीत ली, और है ना उसके बाद पूरी तरह से वो ईस्ट पाकिस्तान के जो वहाँ के जो लीडर थे शेख मुजीबुर रहमान, वही यहाँ के प्रधानमंत्री बन गए। एक तरह से उन्हीं को ही बनना था। पूरे पाकिस्तान का कंट्रोल इन्हीं के हाथ में आ गया। पाकिस्तान बर्दाश्त करेगा? बिल्कुल नहीं। जनरल टिक्का खान को बुलाया, बना दिया सबके टिक्के उन्होंने। इधर से कई जगहों पे वो तो आपको पता ही है, उसके बाद कितना बड़ा जेनोसाइड हुआ, काफ़ी सारी चीज़ें हुई। 25 मार्च 1900, अब उसके बाद क्या हुआ कि फिर काफ़ी सारी चीज़ें हो रही थी। याह्या खान को बोला कि नहीं, यहाँ पे है ना सब चीज़ें सस्पेंड करो, मार्शल लॉ लगाओ। तो 1 मार्च को इन्होंने अपनी शांति वाहिनी नाम से सेना बना ली। देखिए, नाम भी बड़ा अजीब है इनका। बनाई थी है ना शांति पाने के लिए, और इन्होंने है ना इतना बड़े जेनोसाइड को अंजाम दे दिया। तो अब इसके बाद क्या हुआ कि 7 मार्च 1971 को अब ढाका में इन्होंने रैली की। रैली के दौरान इन्होंने ताल ठोक कर कह दिया कि अब हमको बांग्लादेश चाहिए, और इन्होंने बहुत बड़ी स्पीच दी थी। 20 लाख से ज़्यादा लोग इकट्ठा हुए थे इस रैली में। तो अब उसके बाद क्या हुआ कि ये रैली हुई, और इसके बाद ये सब करते करते काफ़ी समय हो गया था, काफ़ी कुछ हल नहीं निकल रहा था। याह्या खान ने सब कुछ सस्पेंड कर दिया, कॉन्स्टिट्यूशन सस्पेंड कर दिया वापस से। फिर मार्शल लॉ लग गया। 25 मार्च को शेख मुजीबुर रहमान को गिरफ्तार करके पाकिस्तान के मियांवाली जेल में शिफ्ट कर दिया गया। मियांवाली जेल गए। मियांवाली जेल में जाने के बाद क्या हुआ कि जब वहाँ पे शिफ्ट कर दिया गया, और उसके बाद ऑपरेशन सर्च लाइट शुरू हो गया 25 मार्च की रात को, जो बांग्लादेशियों के लिए सबसे काली रात रही, वो रात 12 बजे से। और देखिए 26 मार्च को इसी दिन क्या हुआ था, इन्होंने जियाउर रहमान ने, मेजर जियाउर रहमान ने 27 मार्च को है ना इनको है ना आज़ादी की घोषणा वहाँ से, और जब ये गिरफ्तार हुए थे वहाँ पे 25 मार्च की रात को 12 बजे इन्होंने बांग्लादेश की आज़ादी की घोषणा कर दी थी। तो इसी लिए हर साल 26 मार्च को बांग्लादेश का इंडिपेंडेंस डे भी मनाया जाता है। तो देखिए इसके बाद क्या हुआ कि ये सारी चीज़ें हो गई। फिर शेख मुजीबुर रहमान को इधर इधर क्या हुआ कि ईस्ट पाकिस्तान से भारत से बॉर्डर शेयर करता ही है। तो इधर क्या हुआ कि इधर कई सारे रेफ्यूजीज आने लगे, असम, त्रिपुरा, मेघालय, बंगाल, इधर सब जगह बड़े बड़े जो फिर जितने राज्य थे, झारखंड, बिहार, सब जगह इधर भर भर के रेफ्यूजीज आने लगे। तब इंदिरा गांधी उस समय प्रधानमंत्री, उन्होंने बोला क्या हो रहा है ये। सैम मानेकशॉ से मीटिंग की। मानेकशॉ ने वॉर चैलेंजेस को टालते हुए मना कर दिया कि अभी तो हम हमला करेंगे नहीं। फिर है ना करते करते उन्होंने बोला कि ठीक है, वक्त देने का बोला कि आप वक्त दीजिए तो हम आपको जीत दिला देंगे। इधर तब तक है ना भारत ने मुक्ति वाहिनी और ईस्ट पाकिस्तान के लोगों की मदद कर दी थी। और इधर से है ना शेख मुजीबुर रहमान ने इधर वहाँ पे है ना प्राइम मिनिस्टर चुन लिया था, अपने आप को है ना वहाँ का प्रेसिडेंट घोषित कर दिया था, और तजुद्दीन अहमद को वहाँ का राष्ट्रपति घोषित कर दिया था। आवामी की लीग के लीडर्स भी कुछ आ गए थे, कलकत्ता में रह रहे थे, तो वहीं से उन्होंने है ना वहाँ पे सरकार बना ली थी। तब इसके बाद क्या हुआ कि इधर आपको पता ही है कि है ना 3 दिसंबर को इधर पाकिस्तान ने अब इधर ऑपरेशन चंगेज खान के तहत सारे 13 राज्य 11 एयरफील्ड पे हमला कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, 13 दिन तक लड़ाई चली, और 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तानी सेना ने सरेंडर कर दिया, और है ना बांग्लादेश बन गया। एक तरह से ईस्ट पाकिस्तान लिबरेट होके बांग्लादेश बन गया। तब उसके बाद हुआ क्या, बांग्लादेश बन गया। 8 जनवरी 1972 को शेख मुजीबुर रहमान को रिहा कर दिया गया। और इनकी सबसे अच्छी खासियत ये रही कि बांग्लादेश जाने से पहले लंदन पहले गए। लंदन जाने के बाद बांग्लादेश जाते समय वो रास्ते में 2 घंटा दिल्ली रुके। और उसके बाद क्या हुआ कि जब वहाँ पे दिल्ली रुके तो इंदिरा गांधी ने उनका ज़बरदस्त स्वागत किया। उन्होंने इंदिरा गांधी को धन्यवाद दिया इस बात के लिए कि उन्होंने काफ़ी ज़्यादा उनकी मदद की, उनको थैंक यू बोला, उनका दिल से शुक्रिया अदा किया सभी भारतीयों का। पहले तो वो इंग्लिश में बोल रहे थे तो इंदिरा गांधी ने, और वहाँ पे खुद मंत्रियों ने बोला कि नहीं आप बंगाली में बोलिए अब, तो फिर वो बंगाली में बोले। और फिर उसके बाद ढाका गए। ढाका में जाने के बाद ये वहाँ पे रेस कोर्स ग्राउंड में जब इन्होंने स्पीच दी थी, वहाँ पे ये भावुक हो गए भाषण देते हुए। फिर उसके बाद क्या हुआ कि इन्होंने फिर काफ़ी ज़्यादा बांग्लादेश के निर्माण में काफ़ी ज़्यादा मदद की। देखिए 117 रुपये छोड़े थे उस समय वेस्ट पाकिस्तान, एक तरह से बेइज्जती थी ईस्ट पाकिस्तान की। तो उस समय उससे पूरा निपटने के लिए उन्होंने काफ़ी ज़्यादा देशों से मदद ली। जापान ने इधर बांग्लादेश की मदद की,
भारत ने मदद कर दी। उसके बाद क्या हुआ, फिर इन्होंने क्या हुआ कि दिल्ली एग्रीमेंट साइन किया इन्होंने फिर पहले भारत के साथ। फिर उसके बाद इंडो बांग्लादेश नॉन कॉरपोरेशन फ्री पीस एंड फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन की गई इनके द्वारा भारत में, इनके और इंदिरा गांधी के बीच में दो ट्रीटी साइन की गई, दो एग्रीमेंट साइन किए गए। फिर उसके बाद जापान ने बांग्लादेश की काफ़ी ज़्यादा मदद की, पोलैंड ने बांग्लादेश को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया। फिर उसके बाद कई सारी चीज़ें हुई। फिर इसके बाद इजिप्ट ने बांग्लादेश को सपोर्ट किया। देखिए इसराइल और इजिप्ट के बीच में अभी वॉर छिड़ा था, तो उस समय बांग्लादेश ने इसराइल को सपोर्ट किया था, लेकिन उसके बाद भी बांग्लादेश ने इजिप्ट को चुना। तो उसके बाद भी है ना क्या बोलते हैं, इजिप्ट ने सबसे ज़्यादा मदद की बांग्लादेश की। फिर उसके बाद क्या हुआ, 50 टैंक्स दिए थे बांग्लादेश में। कई सारे है ना इन्होंने क्या किया कि है ना कई सारी पॉलिसीज लाए। अब धीरे धीरे करके है ना करप्शन को हटाने की कोशिश की। फिर उसके बाद क्या हुआ कि अब उन्होंने 1974 में क्या हुआ कि ये लाहौर भी गए थे इन्होंने, पाकिस्तान पे के साथ भी एक मीटिंग की थी, काफ़ी सारे टूर किए थे। तो जब लाहौर गए थे, लाहौर में कई सारी मीटिंग की थी, काफ़ी कुछ किया था। लेकिन अब देखिए मुजीबुर रहमान ने भी है ना, ऐसा बोला जाता है आगे चल के वही किया जो वेस्ट पाकिस्तान कर रहा था। अब देखिए वो सबसे बड़ी पहली चीज, अब काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म हो गया। देखिए इसकी वजह से क्या हुआ कि है ना इंडस्ट्रियल बांग्लादेश का है ना इंडस्ट्रियलाइजेशन चालू किया, मतलब छोटी इंडस्ट्री को बढ़ावा दिया, सारे उद्योगों को, बड़े बड़े जितने भी थे या छोटी मोटी जो इंडस्ट्री थी, टेक्सटाइल मार्केट को काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा दिया। काफ़ी डेवलप तो हो ही रहा था। इलेक्शंस हुए और इनकी सरकार जोर शोर से आई। फिर इन्होंने लेकिन क्या किया था ना कि है ना जो कट्टर इस्लामिक पार्टी थी, जो जमात इस्लाम और ये सारी चीज़ें थी ना, जिन्होंने वेस्ट पाकिस्तान को सपोर्ट किया था, इनको सबसे पहले इन्होंने बैन कर दिया। सबसे ये सारी चीज़ें तो की। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे करके मुजीबुर रहमान का क्रिटिसिज्म भी होने लग गया था। 1975 आते आते चीज़ें उनके हाथ से निकल गई क्योंकि करप्शन बढ़ने लगा। फिर उसके बाद देखिए क्या हुआ, सबसे बड़ी चीज़ क्या हुआ कि इन्होंने सबसे पहली चीज़ एक और की, सेकेंड रेवोल्यूशन शुरू कर दिया। सेकेंड रेवोल्यूशन शुरू कर दिया तो उसके बाद हुआ क्या कि मतलब कि उन्होंने बोला कि नहीं, करप्शन को हटाना ज़रूरी है, गरीबी हटाना ज़रूरी है, ये बोल के करप्शन हटा दिया। फिर उसके बाद क्या हुआ कि 1974 में एक बहुत बड़ा फेमाइन आ गया। फेमाइन की वजह से 7 लाख से ज़्यादा, 7 लाख से 15 लोगों के 15 लाख तक लोगों की जानें इस बीच चली गई। तो इस वजह से क्या हुआ कि यहाँ पे इतने लोगों की जाने गई, तो फिर उनको नहीं समझ में आया कि आखिर क्या हुआ। फिर उसके बाद क्या हुआ कि इन्होंने एक और नई पार्टी बना ली बक्साल नाम से। बक्साल मतलब बांग्लादेश कृषक श्रमिक आवामी लीग नाम से एक और पार्टी बना ली। इसमें आवामी लीग को भी मर्ज कर दिया और सब पे बोल दिया कि नहीं, बक्साल को ज्वाइन कर ले सभी पार्टी, जो बक्साल ज्वाइन नहीं करेगा वो देश निकाला जाएगा या तो उसको जेल की सजा होगी। फिर जो इनके खिलाफ बोल रहा था उनको मारना। एक तरह से है ना वो जतियों समाज के नाम से इन्होंने काफ़ी एक बड़ा संगठन खड़ा कर दिया, काफ़ी सारी चीज़ें की। अब मुजीबुर रहमान क्या किए, 4th अमेंडमेंट ले आए। इसके बाद 4th अमेंडमेंट में क्या था कि है ना प्रेसिडेंशियल पार्लियामेंट्री सिस्टम को है ना प्रेसिडेंशियल सिस्टम से है ना अलग कर दिया उन्होंने, रिप्लेस कर दिया पूरा। मतलब उन्होंने कि मतलब उन्हीं के पास ही सब कुछ रहेगा, एक तरह से सत्ता उनके पास हो गई। फिर 25 जनवरी 1975 को क्या हुआ कि इन्होंने देश में स्टेट इमरजेंसी लगा दी, सारी पॉलिटिकल पार्टी पे बैन लगा दिया गया। फिर उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद ये सारी चीज़ें हुई। फिर उन्होंने न्यूज़पेपर आते आते बैन कर दिया जून 1975। तो इसी को देखते हुए क्या हुआ कि आर्मी उनके खिलाफ सेना में भी काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी बढ़ने लगी। तो 15 अगस्त 1975 की सुबह 32 धनमंडी में आर्मी के कुछ युवा अधिकारी इकट्ठा हुए उनके राष्ट्रपति निवास पर, और वहीं पे ही जाके उनके और उनके पूरे परिवार की हत्या कर दी थी। इनके 10 साल के बेटे तक को नहीं छोड़ा था, और ऐसे करके शेख मुजीबुर रहमान की डेथ हो गई इसी में। उनके 10 साल का बेटा था शेख रसल, इसको भी नहीं छोड़ा था। देखिए इनके असैसिनेशन की बहुत लंबी कहानी है, मैंने शॉर्ट में बताया, किसी दिन उसके बारे में बात करेंगे। तो अब देखिए ऐसे करके इसी को ही बोला जाता है कि है ना पावर करप्ट ही हो गए थे बाद में एक तरह से मुजीबुर रहमान भी। तो आगे चल के इनका क्रिटिसिज्म भी हुआ। लेकिन साल 2021 में जो बांग्लादेश के आज़ादी के मौके पर 50वीं सालगिरह के मौके पर इनको भारत ने गांधी पीस प्राइज से भी सम्मानित किया था, गांधी पीस प्राइज से। तो
ऐसे करके काफ़ी कुछ था। इनकी 2 बेटियां हैं, शेख हसीना, शेख रेहाना। वो उस समय वेस्ट जर्मनी में होने की वजह से बच गई थी, नहीं तो वो भी नहीं बच पाती। तो अब आगे चल के वो भी बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनी, लेकिन 2024 में भी वहाँ पे अगस्त 2024 में बांग्लादेश में तख्ता पलट हो गया था। और अभी देखिए बांग्लादेश में इलेक्शन हुए हैं, तो है ना, तारिक रहमान बने तो है वहाँ पे इलेक्शन में। तो अब देखिए आगे चल के कैसे रिश्ते होते हैं। काफ़ी समय तक भारत से भी अच्छे रिलेशन थे इनके। तो ये था बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान के बारे में। आज की इस वीडियो में इतना ही, कल किसी और टॉपिक पर बात करेंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, वीडियो को पूरा आखिरी तक देखें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूले, साथ ही बेल आइकन का बटन दबाना ना भूले। कल किसी और टॉपिक पे बात करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।